वेलकम डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज की क्लास में बेटा हम जो पढ़ने वाले हैं चीज वो है आपका डेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन का पहला पार्ट हमने वहां देखा था आपका, जिसमें हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा था। उसी मेथड को हम आगे बढ़ाएंगे। डेफिनेट इंटीग्रल थोड़ा सा अलग होता है, जिसमें आप लिमिट का प्रयोग भी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका डेफिनेट इंटीग्रल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। तो बेटा डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बात करें तो नाम तो पहली बात डेफिनेट है, इसका नाम इंडेफिनेट नहीं है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यूज है वो फिक्स्ड एक नंबर निकल के आएगा, एक फिक्स्ड वैल्यू इसमें निकल के आती है जो भी आता है। ठीक है इसका आंसर। तो डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में अगर हम शुरू करें इस टॉपिक को, तो इसमें आप जब एनसीईआरटी को देखोगे या किसी किताब को देखोगे तो इसमें लिमिट ऑफ सम और बहुत सारी चीजों के हिसाब से समझाया जाता है। लिमिट ऑफ सम आपके बिल्कुल काम का है नहीं। जो मेन चीज आपको समझनी है वो है आपका एरिया फंक्शन। वो क्या बोलता है कि जब भी किसी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन निकालते हो, जब भी किसी चीज का आप इंटीग्रेशन निकालते हो, मान लीजिए अपन ने कोई फंक्शन बना दिया। ठीक है, कोई भी आपका y बना दिया मैंने यहाँ पे x बना दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जब मान लीजिए इस तरह से कोई कर्व बना दिया इस तरह से, तो यहाँ पर अगर मैं इस जगह से मान लो ये आपका पॉइंट a है और ये आपका पॉइंट क्या है b है, और बीच में कोई पॉइंट आपका x है, तो ये बोलना चाहता है कि अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखता हूँ आपका एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो जब मैं इसका आंसर निकालता हूं तो ये एरिया निकल के आता है। ठीक है, एरिया निकल के आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब भी बेटा आप एरिया निकालने जाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच में एरिया निकाल रहे हो, वरना आप कैसे उनके डायमेंशन को मल्टीप्लाई करोगे। तो मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मुझे x इज इक्वल टू ए, ये x की वैल्यू और x इज इक्वल टू एक्स के बीच में निकालना है। ठीक है, मतलब मुझे ये आपका x इज इक्वल टू बी है, मान लो मुझे a से लेके b के बीच में निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक है, जो ये पॉइंट होता है, जो ये चीज होती है मेरी, ये इसको मैं बोलता हूँ आपकी अपर लिमिट। अपर लिमिट से मतलब मुझे आपका इस वैल्यू ऑफ एक्स तक मुझे अपने एरिया को निकालना है। और इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलता हूँ आपका लोअर लिमिट। मतलब एक तरह से आपकी ये छोटी संख्या है, जहां तक एक्स की वैल्यू है, जहां तक मुझे अपने इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को सॉल्व करना है, उस एरिया को निकालना है। तो पूरा मैं क्या बोलता हूँ उसको, मैं इसका पूरा नाम जो बोलूंगा यहाँ पे, इसको मैं बोलूंगा एरिया अंडर वाई वर्सेस एक्स कर्व, या एफ एक्स कर्व और एफ एक्स कर्व। ठीक है, ये बोलूंगा मैं। ठीक है, अब कहां से, फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। इस तरीके से मैं इसको पूरा बुलाता हूँ। बुलाने का जो तरीका है ना बेटा, वो यही होना चाहिए। इसी तरीके से आप बुलाओगे जब आप इसको लिखते हो, तो ये इसका पूरा मतलब है। काम वही कर रहे हो आप अभी भी, काम वही कर रहे हो, उससे मेरा कहने का मतलब अभी भी वही आप इंटेंशन ही कर रहे हो, बस थोड़ा सा नजरिया आपका चेंज हो गया है। तो मतलब एक बात तो आपको यहाँ समझनी है कि पूरे इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसका इंटेग्रेशन कर दूंगा और इनको मैं लिमिट, यहाँ पे लिमिट रख दूंगा, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अब ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखने का मतलब क्या है, सेंस क्या है, इसको हम आगे समझेंगे। बहुत ईजी सी चीज है, समझते हैं इस चीज को। तो मुझे करना कुछ नहीं होगा, मुझे बस एक चीज करनी है, मुझे आपका इसमें दो थ्योरम होती हैं आपकी। एक होती है थ्योरम वन, जो जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। थ्योरम वन जो है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, आपका फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, जो कि यही चीज जो मैंने अभी आपको समझाई ना, वही चीज समझाती है आपको। क्या बोलती है आपसे, वो ये बोलती है कि जब भी मैं किसी एफ फंक्शन का, जब भी मैं किसी एक्स फंक्शन का एरिया निकालता हूँ, ठीक है, जब भी मैं किसी एक्स फंक्शन का क्या निकालता हूँ, अपना एरिया निकालता हूँ, तो वो एरिया किसके बराबर निकल के आता है, उसके इंटीग्रेशन के बराबर निकल के आता है। बस वही चीज वो बोल रहे हैं डायरेक्ट। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम वो क्या होती है आपकी, वो आपके सामने लिख देता हूँ जल्दी से। तो खास नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा आपके लिए बहुत काम की है, बिल्कुल काम की नहीं है, मतलब बिल्कुल तो नहीं बोलना चाहिए कि बिल्कुल काम की नहीं है। काम की तो है, पर उतना काम की ये नहीं है। ठीक है, तो वो थ्योरम क्या हो जाएगी, वो ये थ्योरम आपके सामने लिखी हुई है। इसको बेटा हम बोलते हैं आपकी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रल कैलकुलस के नाम से भी इसको हम बुलाते हैं। नाम क्या होता है इसका, फेमस थ्योरम है ये। ठीक है, जो मैं आपको समझाया वही की वही सेम टू सेम चीज है ये। तो ये क्या बोलती है आपसे, ये बोलती है आपसे, हाँ, इसका नाम हो गया फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये बोलती है आपसे, लेट एफ बी द कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए से बी एंड लेट ए एक्स बी द एरिया फंक्शन। उसने एरिया को एरिया फंक्शन बोल रखा है। देन ए डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब साफ सीधी बात है कि ए डैश एक्स मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एफ। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डी ए एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इनडायरेक्टली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आपका डी ए एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका ए बन जाएगा। ठीक है, ये ए क्या बन जाएगा, आपका एरिया ही बन जाएगा, जिसको मैं एरिया फंक्शन बोल रहा हूँ। ए एक्स वो क्या बन जाएगा, आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा एफ एक्स डी एक्स।
ठीक है, लिमिट डालोगे तो यहाँ पे लोअर लिमिट से अपर लिमिट की वैल्यू आ जाएगी, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है। समझ में आ गई बात। अब कैसे सॉल्व करना है, तो सुनिए, सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है, उसको हम बोलते हैं आपकी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। तो सॉल्व करने का यहाँ पे प्रोसीजर है, उसको उसका जो थ्योरम, उसको हम बोलते हैं सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो थ्योरम क्या है आपकी, वो थ्योरम भी काफी इंपॉर्टेंट है। दैट थ्योरम सेज, थ्योरम, क्या मैंने इसको थ्योरम 1 लिखा था? अगर हाँ तो इसको मैं थ्योरम 2 लिख दूंगा। तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम इसका नाम होता है, और नाम के हिसाब से इसका काम भी होता है। वो आपको बताती है कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद करना क्या है, वो इसके बारे में आपको ज्ञान देती है। तो सिंपल समझाना चाह रही है आपको कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद करना क्या होगा। तो वो यही सिंपल सिंपल चीज बोल रही है। देखिए, ये आपसे बोलेगा, तो ये आपसे बोलती है सिंपल चीज कि अगर आपने कहीं भी कोई भी इंटीग्रेशन किया है और उसके ऊपर आप डेफिनेट इंटीग्रल करने वाले हो, डेफिनेट इंटीग्रल करने वाले हो, देन आप उसी को देखो, लेट एफ बी ए कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए से बी, एफ बी एंटी डेरिवेटिव, मतलब इंटीग्रल भी बोल सकते हैं उसको हम नाम से दूसरे, इंटीग्रल ऑफ एफ। तो यहाँ पे ये बोलता है कि ए से बी तक अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ एफ एक्स डी एक्स का, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, उसको मैं लिखता हूँ आपको एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। याद रखना ये एफ क्या है, जो इंटीग्रेशन करने के बाद आता है आपका आंसर, ठीक है, ये एफ है आपका। तो ये आपकी क्या होती है बेटा, ये होती है आपकी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, और यही सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो आपको, मतलब ऐसे नहीं है कि थ्योरम याद रखनी है, थ्योरम याद करने का कोई सेंस नहीं है। सेंस इस बात का है कि आपको अप्लाई कैसे करनी है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप समझ आएंगी चीजें। इसको हम अगर वर्ड्स में बोलना चाहें, अगर मैं वर्ड्स में बोलना चाहूँ, तो वर्ड्स में क्या हो जाएगा आपका, ये वर्ड्स में हो जाएगा आपका, जो मैं पूरी लाइन को यहाँ पे लिख दूं आपके सामने, तो वर्ड्स में इस पूरी बात को मैं इस तरह से मेंशन कर सकता हूं आपके सामने। देखिए, वर्ड्स में ये ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वर्ड्स में आपके सामने ये लिखा हुआ है, पूरा वही है चीज, कि एफ एक्स डी एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ ए से बी तक, तो बी क्या होगी आपकी अपर लिमिट, ए क्या होगी आपकी लोअर लिमिट। तो इन वर्ड्स द थ्योरम टू टेल्स अस दैट, ये बी और ए तो मैंने लिख दिए, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एफ एट अपर लिमिट बी, वैल्यू ऑफ द एंटी डेरिवेटिव एट द लोअर लिमिट बी। मतलब कुछ नहीं, जो भी आप आंसर निकाल वाले हो उसमें बी रख दो और फिर माइनस ए रख दो, उसका मतलब ये होता है, सिंपल। इससे बहुत फायदे भी हैं, अगर आपका इंटरवल कहीं टूट रहा है तो आप उसको तोड़ के ही उसको इंटीग्रेट करके लिख सकते हो, बहुत सिंपल चीज है। एक और बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि अब आपको ना, देर इज नो नीड, नाउ यू देर इज नो नीड कि आप इंटीग्रेशन लिखने के बाद में, आपको इंटीग्रेशन लिखने के बाद में देर इज नो नीड टू राइट द कांस्टेंट, ठीक है, देयर इज नो नीड टू राइट द कांस्टेंट। ये भी बात समझने वाली है, इसको मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि ये नोट पॉइंट में आ जाएगा यहाँ पे, क्या, कि अगर आपने इंटीग्रेशन लिख दिया है, तो डेफिनेट इंटीग्रल अगर आप कर रहे हो, तो देयर इज नो नीड टू कीप द इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। क्यों ऐसा, तो देखो, मैंने अगर इंटीग्रेशन किया एफ बी एक्स डी एक्स को इंटीग्रेशन किया यहाँ पे, तो ये क्या निकल के आएगा, एफ बी निकल के आएगा, ठीक है, एफ बी प्लस सी। अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये करते हैं, ठीक है, माइनस क्या करोगे आप, एफ ए करोगे प्लस सी करोगे, अगर करते तो, ठीक है। उसकी जरूरत नहीं है, मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इनडेफिनेट में आप सी जोड़ते थे ना, इनडेफिनेट में जोड़ते थे, इसमें भी अगर आप जोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कट जाएगा ऑटोमेटिकली, प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी, तो ये कट जाएंगे आपके ऑटोमेटिकली, वापस से वो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम को ही आपको दर्शाएगा। तो याद क्या रखना है, डेफिनेट इंटीग्रल में, इन डेफिनेट इंटीग्रल आपको कोई जरूरत नहीं है इंटीग्रेशन कांस्टेंट रखने की, खत्म, ये बात समझना। अब एक काम करते हैं, अब इस चैप्टर में ना कुछ नहीं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन आप कर लोगे, जितने क्वेश्चन आप समझ लोगे, उतने आपके लिए अच्छा है। बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपको समझने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और देखिए लिखने का तरीका कैसा होगा, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये देखिए, जैसे मैंने लिखा आपका, हम जैसे इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, हम इसका आंसर क्या आता, मान लो इसका आंसर एफ एक्स आता, मान लो इसका आंसर एफ एक्स आता, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दी ए से बी, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप ऐसे लगा दोगे ए से बी, और फिर इसको ऐसे लिखोगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये जो तरीका है ना, ये बस इतना बताने का तरीका है कि आपको अब इसमें ए और बी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है। ज्यादा अच्छा तरीका होता है ऐसे लिख के करना, पर वो है आप जैसे लिखना चाहते हो लिखो। मेन तरीका है कि इसका पहले आप इसको आंसर निकालो, मान लो इसका आंसर ये सॉल्व हो के आ गया,
मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद में, ये इंटीग्रेशन करने के बाद में उसके बाद आप लिमिट रखो तो ऐसे से लिख के आप लिमिट कर सकते हो। तो हम इसी तरह से अपनाएंगे चीजों को, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से करेंगे, बहुत एग्जाम्पल करेंगे, जितने आप एग्जाम्पल कर लोगे उतना ही आपके लिए फायदा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपके सामने लिखा है एक्स स्क्वायर dx लिखा है, इसका आंसर निकालना है। तो देखिए मैं बोलता हूँ लिमिट्स मेरे को देख के 2 से 3, तो आप पहले क्या करो, आप बस ये सोचो कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता वो लिख दो, वो क्या होता है एक्स क्यूब बाई 3 होता। ठीक है, अब इसमें आपने क्या किया, यहाँ पे लिमिट रख दी, कौन से 2 से 3 रखनी है ना। अब बस इतना ध्यान रखो, पहले जो भी ये निकल के आया ना, जो भी ये निकल के आया है आपका आंसर यहाँ पर, जो भी आपका आंसर यहाँ निकल के आया है, इसमें बस पहले एक्स की वैल्यू 3 डाल दो। इसमें क्या डाल दो बेटा, एक्स की वैल्यू पहले 3 डाल दो। 3 डाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 क्यूब, 3 क्यूब बाई 3। ठीक है, माइनस 2 डाल दो यहाँ पे, यानी फिर 2 क्यूब बाई 3। जो भी आंसर निकल के आया उसमें पहले 3 डालो फिर 2 डालो, माइनस करना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। ये करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो बड़ा आराम से आप इसका निकाल सकते हो आंसर, क्या निकल के जाएगा 19/3 आंसर निकल के जाएगा। ठीक है, चलिए अब कोई वो डेफिनेशन वेफिनेशन जो मैंने लिखवाई सब कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है उनकी। कुछ अच्छे एग्जाम्पल से ही हम लगातार सवाल करेंगे यहाँ पे। अब फालतू सवाल ना हमारे पास टाइम है और ना हम ज्यादा करने वाले, वो हम अपनी ऑफलाइन क्लास में ज्यादा करवाते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में हमारे पास टाइम खूब सारा होता है, हमें जल्दबाजी नहीं होती कोई, और हम आराम आराम से पढ़ाते हैं। यहाँ पे हमें एक टाइम है कि भाई एक टाइम में आपको खत्म भी करना है, आपको पढ़ना भी तो है। डीएक्स, देखो ये सारे जो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करने वाले हैं ना, एक बात याद रखना, इन सब में एक ही चीज पहली बात है कि आपको वही करना है जो आप इनडेफिनेट में पढ़ के आए हो। जो बेटा आप इनडेफिनेट में पढ़ के आए हो, आपको वही चीज वापस से करनी है, कुछ नया नहीं करना है। जो इंडेफिनेट में आप पढ़ के आए हो वही चीज वापस से करनी है, कुछ नया नहीं करना है। बस उसमें आखिरी में आपको वैल्यू डाल देनी है, क्योंकि इसकी एक फिक्स वैल्यू निकल के आ रही है, एक डेफिनेट वैल्यू निकल के आती है, इसलिए इसका हम नाम क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। इनडेफिनेट में क्या होता है, यहाँ पे एक प्लस सी निकल के आ जाता है, उस प्लस सी के आने से क्या दिक्कत हो रही थी कि वहां पर आपको इनफाइनाइट वैल्यूज मिल सकती थी, कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं मिल रही थी, इनडेफिनेट वैल्यूज मिल सकती थी, इसलिए उसको इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते थे। यहाँ पे एक डेफिनेट वैल्यू मिलने वाली है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरा मेन टारगेट है बस इसको सॉल्व करना। अभी ये सब बाकी सबको भूल जाओ, ये सोचो कि मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है। मान लीजिए सामने आपको 30 ये लिखा हुआ है और इसको मुझे सॉल्व करना है। तो जब बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हो, राइट। सब्स्टिट्यूशन क्या बोलोगे आप यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन से आप ये बोलोगे यहाँ पे कि सर देखिए, मैं बोलूंगा यहाँ पे कि मेरा लेट जो मेरा सॉरी मेरी आवाज म्यूट हो गई थी बीच में, मैं वापस से बोल देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड में इसको वापस से बोल देता हूँ। हाँ, ठीक। तो मैं ये बोल रहा था आपसे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं सोचना, सोचना है ऐसे कि जैसे आपके सामने इंडेफिनेट इंटीग्रल लिखा हुआ है, आप उसको उसको सोच के सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको करेंगे तो आप इसको लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, आप यहाँ पे जो डिनोमिनेटर लिखा है इसको आप टी मान लेंगे। तो जब आप इसको टी मानते हैं, ठीक है, तो आप इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, -3/2, यहाँ पे x⁻1/2, उसका मतलब √x ही होता है। यहाँ dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ से √x dx क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा आपका -2/3 dt निकल के आ जाएगा। मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मुझे यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है, ये √x dx दिख रहा है। जब √x dx दिख रहा है तो अब मैं इसकी जगह पर उठा के क्या रखता हूँ, ये दिख रहा है, तो मैं इसकी जगह पर उठा के क्या रख दूंगा, इसकी जगह पर उठा के मैं ये रख दूंगा आपका यहाँ पे। ठीक है, रख दिया। जब मैं रखता हूँ इसको यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या चल रहा है, फिर मैं बोलूंगा यहाँ पे -2/3 dt हो गया, और बाकी जो चीज नीचे लिखी थी इसको मैं टी बना था, तो यहाँ पे t² और आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2/3 और t² का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा आपका -1 × t हो जाएगा, t⁻1 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी होता अगर इंडेफिनेट करता तो मेरे लिए प्लस सी मतलब नहीं, मेरे लिए ये मतलब है कि ये क्या निकल के आया था, ये मेरा 2/3 टी निकल के आया।
क्या निकल के आया 2/3। और टी क्या माना था मैंने, टी मैंने माना था आपका, जो आपने टी माना है उसको वापस भी तो रखना पड़ेगा। जो टी मैंने माना था वो क्या माना था मैंने, 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 को मैंने टी माना था। मेरा इसका आंसर, सिर्फ इसका इंडेफिनेट वाला आंसर क्या निकल के आता है, वो ये निकल के आता है। तो मतलब मेरा इसका भी आंसर क्या निकल के आएगा, मेरा इसका भी आंसर यही निकल के आएगा, 2/3 लिखा बोल गया मैं, 30 माइनस एक्स की पावर 3/2, ये निकल के आ गया। अब बस करना कुछ नहीं है, वही किया, इंडेफिनेट करने के बाद यहाँ पे लिमिट डाल दी मैंने। यहाँ पे लिमिट क्या है मेरी, 4 से लेकर 9 तक है। अब मैं पहले इस पूरे फंक्शन में 9 डालूंगा, उसके बाद मैं 3 डालूंगा। लेकिन एक बात है कि तो कांस्टेंट 2/3 तो कांस्टेंट है ना, जो कांस्टेंट है उसको तो मैं हमेशा बाहर लिखता हूँ, तो इसको बाहर लिख दिया। अभी अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका 1/30 माइनस एक्स की पावर 3/2, यहाँ 4 से 9 में डालना है, तो 2/3। पहले मैं 9 डालूंगा इसके अंदर, तो 1 माइनस 30 माइनस एक्स की पावर, सॉरी 9 की पावर 3/2 माइनस 1/30 माइनस 4 की पावर 3/2। अब बच्चा बच्चा इसको सोल्व कर सकता है, इसको सोल्व करेंगे बेटा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 19/99, ये आपका आंसर निकल के आएगा। ये आप पार्ट सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे एक अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बहुत 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 ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन उठाया मैंने आपका, लेट्स से कि आय आपको दे रखा है, ये निकालना है, और इसको मैंने दे रखा है 0 से π/4, और साइन क्यूब 2t, और यहाँ पे कॉस 2t dt हो गया। मान लीजिए ये है, आपको इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करने की मैं सोचूंगा तो मैं क्या सोचूंगा, तो देखिए सबसे पहले मेरा वही मेन टारगेट होगा कि मेरे को इनडेफिनेट इंटीग्रल ही सॉल्व करना है। जो मेरा आई है उसको मेरा, ये भूल जाओ कि अभी लिमिट लगी है, अभी मान लो मेरे सामने ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसको भी मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या मान लूंगा, मैं यहाँ पे साइन 2t को मैं क्या मान लूंगा, अपना टी मान लूंगा। ठीक है, ऐसा मानूंगा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 2t, सॉरी साइन 2t को मैं टी नहीं मानूंगा क्योंकि टी तो सेम ही आ जाएगा आपका आंसर। यू मान लेता हूँ कुछ, साइन 2t को मैंने यू मान लिया, तो 2 cos 2t dt इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे du हो गया। अब यहाँ पे cos t तो मुझे पहले दिख रहा है, तो ये 2 नहीं दिख रहा ना, इस 2 को हटा दो यहाँ से, यानी cos 2t dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका du/2 लिख सकता हूँ। अब जो मुझे यहाँ दिख रहा था, इसको इसको हटा के मैं क्या कर सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, तो वो लिख देता हूँ। जब मैं लिखता हूँ यहाँ पे तो साइन क्यूब, अब साइन टी 2t को आपने u माना था ना, तो ये क्या हो जाएगा, u क्यूब हो जाएगा। u क्यूब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, du/2 आ जाएगा। जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, u क्यूब du। जब इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या निकल के आता, 1/2 u की पावर 4/4 निकल के आता है, यानी 1/8 u की पावर 4 निकल के आता। अब u मैंने क्या माना था, साइन 2t माना था। ठीक है, प्लस सी आता जब इंडेफिनेट करते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये u आपने माना था साइन 2t, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/8 साइन क्यूब, सॉरी साइन 4t dt, ये आपका आंसर निकल के आता। पर मुझे इसके सिर्फ इस वाले पार्ट से मतलब है, क्योंकि मुझे उसमें वैल्यू पुट करनी है, तो उसको मैं यहाँ पे रख दूंगा आपका। ठीक है, तो जो मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा इसके सामने, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इसके सामने मेरा ये सॉल्व होने के बाद क्या आया, मेरा ये सॉल्व होने के बाद आया 1/8 साइन की पावर 4 2t, सॉरी मैं 2t लिखना भूल गया शायद, यहाँ पे हाँ 2t आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2t ये आ गया आपका, ये आपका निकल के आएगा। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा आपकी 0 से लेके π/4 तक वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, 0 से लेके π/4 तक इसकी वैल्यू पुट करूंगा। चलिए, तो मैं यहाँ पे अगर जब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे ये, तो उसके बाद मेरा 1/8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4 2 इंटू π/4 माइनस साइन टू द पावर 4 2 इंटू 0, और ऐसे मैं इसको सोल्व करूंगा। जब इसको सोल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1 क्या होती है, 1, तो 1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 0 0, यानी साइन 0 यानी 0 0 की पावर 4, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपको फाइनली 1 माइनस ए 1/8 माइनस इंटू 1, ये आपका आंसर क्या आ जाएगा फाइनल 1/8। तो ये आपका क्या है बेटा, फाइनल आंसर होगा। आई बात समझ में, सिंपल सा है ना। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप यहाँ पे जितने क्वेश्चन कर लेंगे ना उतने कम है आपके लिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का कंसिडर करना है आपको, जितने आप क्वेश्चन कर लोगे उतने आपके लिए कम है यहाँ पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, पार्ट जो पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से 2 एक्स dx डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू x + 2 है।
तो बेटा जब भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना, इस तरह क्वेश्चन को आपको पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना है। जब नीचे आपके दो अलग अलग तरह के ऐसे x+1 x+2 x+3 इस टाइप के नीचे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो हम इनको पार्शियल फ्रैक्शन से ही क्वेश्चन करते हैं। तो मैं अब इसको क्वेश्चन करने जाऊंगा, तो देखो मेरा मेन पहले कंसेप्ट है इसको देखना, पहले मैं पार्शियल फ्रैक्शन से इसको देखना चाहूंगा। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आप बाय पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करते हैं अपन, इसको ऐसे मान लेते हैं, जैसे इसको मैं मान लूंगा a/x+1 प्लस b/x+2 मान लूंगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको। आप सॉल्व करेंगे तो इसकी a की वैल्यू निकल के आती है यहाँ पे -1 और b की वैल्यू निकल के आती है यहाँ पे 2। बड़ा इजी होता है इसको सॉल्व करना, आप कर सकते हैं इसको। तो जब मैं इसको लिखता हूँ x/x+1 लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूंगा मैं x+2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -1/x+1 प्लस 2/x+2 हो जाएगा, राइट। ये आपको निकल के आ जाएगा। मतलब मैं इस चीज को यानी मैं इस चीज को हटा के मैं ये चीज लिख सकता हूँ। अब मैं इंडेफिनेट वाले काम पे कर जाऊंगा, तो मतलब मैं क्या लिखता हूँ, x/x+1 इंटू x+2 को मैं dx को हटा के मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, -x+1 +2/x+2 dx लिख सकता हूँ, राइट। इसको जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ इंडेफिनेट इंटीग्रल, तो ये आ जाएगा -ln x+1। ln को हम एनसीईआरटी वाले लॉग लिखते हैं, तो हम उसी को फॉलो करते हैं, log of x+1 +2 log of x+2, राइट। ये 2 बार आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस सी, क्योंकि वो होता, लेकिन मुझे क्या मतलब है, मुझे मतलब है सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट से डेफिनेट में। इसको यहाँ पे इसके सामने पुट करूंगा, जब मैं इसके सामने पुट करता हूँ तो बेटा देखो क्या आंसर आएगा, -log of x+1 +2 of log of x+2, बस इतना। अब इसको फंक्शन मान के मैं इसमें लिमिट रखूंगा, आपकी लिमिट कहां से कहां आ जाएगी, मेरी लिमिट आ जाएगी 1 से लेके 2 तक। अब देखिए मैं पहले पूरे में 2 वैल्यू रख दूंगा, तो -log of 2 + 1 +2 log of 2 + 2, ठीक है, ये रख दिया। फिर ये आ गया मेरा अपर लिमिट में रख दिया। अब मैं माइनस लोअर लिमिट रखूँ, -log of 1 + 1 +2 log of 1 + 2, ठीक है, ये रख दिया। अब मैं इनको सॉल्व करूंगा अलग अलग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log of 3 हो जाएगा, +2 log of 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो log of 2 हो जाएगा, या -2 log of 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व करना है हमको, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्योंकि ये है, अगर है तो 3 ये वाला, ये वाले और ये वाले को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा आपका, -3 log 3, और ये वाले को जोड़ सकता हूँ क्या, बिल्कुल जोड़ सकता हूँ। इसको आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, चलो मत लिखो, अभी ऐसे रहने दो। तो मैं इसको लिखता हूँ आपका log of 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस log of 2 लिख सकता हूँ। अब मुझे प्रॉपर्टी तो पता है ना आप सबको कि log of a प्लस log of b क्या होती है, वो होती है log of a इंटू बी होता है, और कहीं भी अगर माइनस आ जाए तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका log of a/b। तो जहां भी आपको माइनस आ रहा है, जैसे ये माइनस आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ -log of 3 to the power 3 प्लस log of 4 to the power 2 प्लस log of 2 लिख सकता हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना, जो माइनस आता है उसको डिवाइड करना है, जो प्लस आता है वो, तो 4 एंड ऐसे लिख सकता हूँ, /3 लिख सकता हूँ। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा log 32/27, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा, दिस विल बी माई फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से कर दिया। याद रखना इंटेक्शन क्वेश्चन जो है ना वो बड़े बड़े जा सकते हैं, आपको अच्छी स्पीड रखने पर, या तो इंटेक्शन क्वेश्चन बहुत ही ईजी होंगे, या फिर क्या होगा वहां पर ट्रिक, दिमाग की बहुत ज्यादा आवश्यकता आपको पड़ सकती है, तो आपको उसका प्रयोग भी करना है, दिमाग सिर्फ रखने के लिए नहीं है, उसका प्रयोग भी करना आपको आना चाहिए। जैसे बहुत सिंपल सिंपल अगर कोई क्वेश्चन बनना चाहता है, जैसे मान लीजिए हमने 0 से π/4 sin 2x लिख दिया, तो यार sin 2x का इंटेग्रेशन तो आपको वैसे ही पता है ना, तो आप सीधे से करोगे यहाँ पे, तो 0 से π/4 अगर इसको करना हो तो एक सेकंड, तो इसका आंसर तो आपको वैसे ही आ जाना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा -cos 2x 1/2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे अब आपको लिमिट रखनी है, तो लिमिट आप इस पे लगाएंगे और यहाँ पे 0 से π/4 रख देंगे, बस आपको बस वैल्यू रखनी है। अब जब आप वैल्यू रखने जाएंगे तो -1/2 cos of 2 into π/4 माइनस cos of 2 into 0, ये लिमिट आप रखेंगे। तो आप जब लिमिट रखने जाएंगे यहाँ पे तो -1/2, ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 π/2, cos π/2 की वैल्यू कितनी है, 0 होती है। ये कितना हो जाएगा, 0 0 की cos 0 की वैल्यू कितनी, 1 होती है, तो ये आंसर का निकल जाएगा आपका यहाँ से 1/2 आंसर निकल जाएगा।
तो ऐसे आप कर सकते हो क्वेश्चन, राइट, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर इसी में मैं आपसे पूछ लूं कि क्या होता है 0 से π/2 sin 2x dx, तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, सेम टू सेम सॉल्व करना पड़ेगा, बस आखिरी में यहाँ पे आपको लिमिट में चेंजेस लाने पड़ेंगे, और जब आप लिमिट में चेंजेस ला के आंसर निकालोगे तो बेटा इसका आंसर 1 निकल के आता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, 0 से π/4, ठीक है, चाहे तुम cos x कुछ भी यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी लिखा हो यहाँ पे, ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा क्या निकल के आता है, वो 1/2 निकल के आता है, और यहाँ पे π/2 पे इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 1 निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? चलो बहुत अच्छी बात है। तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसको बड़े इजी तरीके से आई होप कर सकते हो। जैसे कभी मान लो कोई क्वेश्चन आ गया 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। अब cos स्क्वायर एक्स तो आपको सीधे नहीं पता, तो आप इसको जिसका फॉर्मूला पता है उसके फॉर्मूला टर्म्स में लिखने की कोशिश करो। यानी आप जानते हो cos 2x क्या होता है, क्या मैं उसको cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? और क्या लिख सकता हूँ उसको मैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, और तीसरा क्या है 2 cos स्क्वायर एक्स -1 लिख सकता हूँ इस टाइप से। अब आपको इसको देख के फीलिंग आ रही होगी ये कहाँ से मिलेगा, तो मुझे ये यहाँ से मिलेगा, तो मैं यहाँ से अपना क्या करूंगा, यहाँ से मैं cos स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, वो लिख सकता हूँ आपका 1 + cos 2x/2, यानी 1/2 आ जाएगा, 1/2 ये लिख सकता हूँ। तो उसको हटा के मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा यहाँ से। जब मैं उस पार्ट को सॉल्व करूंगा यहाँ पे, तो बस उसको रिप्लेस करके मैं अपना यहाँ पे लिख दूंगा 0 से π/2। और यही सोच के चलो अभी कि मुझे इनडायरेक्टली अभी क्या करना है, मुझे अभी एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और उसमें फिर वैल्यू डाल देनी बस। तो यहाँ पे जब आप डालोगे तो 1/2 x बन जाएगा, प्लस यहाँ पे जब आप वैल्यू डालोगे तो ये आपका 1/4 sin 2x बन जाएगा। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए 0 से लेके π/2 तक। जब 0 से लेके π, अब तो डायरेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ से हाफ यहाँ π/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/4 साइन ऑफ π/2, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा पाई बन जाएगा, राइट। ये अपर लिमिट डाल दी मैंने, माइनस लोअर लिमिट डालने जाता हूं मैं यहाँ पे, तो वो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे हाफ ऑफ 0 प्लस 1/4 साइन ऑफ 2 इंटू 0, यानी 0 ही बन जाएगा। अब मुझे पता है कि ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ये वैल्यू क्या होगी, 0, सिर्फ यही बचा हुआ है। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा बेटा, फाइनली फाइनली इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपका π/4। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे कितने क्वेश्चन बना सकता है, कितने क्वेश्चन बना सकता है, इसकी कोई गिनती नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाता रहेगा, आप करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। मान लीजिए आपके सामने लिखा है 0 से 2/3 और dx/4 + 9x², ये लिखा है। तो इसको देख के फीलिंग लाओ, फीलिंग लाओ, फीलिंग कैसे ला रही हो कि 1 + x² टाइप का कुछ दिख रहा है मुझे, राइट। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इसके मान लो ऑप्शन दे दूं मैं आपको उठा उठा के, तो ये π/6 दे दिया, बी आपको ऑप्शन दे दिया मैंने π/12 दे दिया, सी ऑप्शन दे दिया कि π/24 दे दिया, डी ऑप्शन दे दिया मान लीजिए π/4। तो इस तरह के क्वेश्चन अपन ने एक्चुअली में कर रखे हैं जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे थे। अब आपको बस इस पर डेफिनेट वाला दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं एक काम करता हूँ, पहले 1/4 क्या लेता हूँ, बाहर कॉमन लेता हूँ। वैसे तो सीधा आंसर आता है इसका, लेकिन अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है। इसको मैं 3x/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट, ये लिख सकता हूँ। अब मुझे पता होना चाहिए कि मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² dx जो होता है वो होता है आपको बेटा tan इनवर्स x + c होता है, राइट, यही होता है। तो ये मुझे कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। तो जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो ये 1/4 तो 1/4 आ गया, ठीक है। और जब मैं इसको लिखूंगा tan इनवर्स, तो यहाँ पे 3x/2 लिख दूंगा, लेकिन जो x के साथ में लिखा होता है वो हम उससे हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, राइट, ये 2/3 आ जाएगा। अब ये आ गया, तो ये सॉल्व, इसका आंसर इनडेफिनेट वाला आंसर ये आता, पर मुझे इंडेफिनेट तो करना नहीं, डेफिनेट करना है, तो सी की मैं टेंशन नहीं लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/6 tan इनवर्स 3x/2, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। लेकिन मुझे अभी लिमिट डालनी है इसमें, लिमिट कहाँ से, 0 से 2/3, तो 1/6 tan इनवर्स 3/2 इंटू यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2/3, ठीक है, 2/3 माइनस tan इनवर्स 3/2 इंटू 0, ये लिमिट मैंने डाल दी यहाँ पे। ठीक है, तो 1/6 यहाँ पे क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 बन जाएगा, माइनस tan इनवर्स 0 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 tan इनवर्स 1 कितना होता है, 45 डिग्री पता नहीं, यानी π/4 माइनस 0 कितने, 0, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका π/24, इसका आंसर हो जाएगा।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाय 24। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इस तरह क्वेश्चन को आप बड़े इजीली कर सकते हो ना आप अटेम्प्ट, कोई ऐसी टॉप चीज तो मैंने नहीं पढ़ा दी यहाँ पे आपको। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर हम आपको एक नई चीज इसके बाद एक नए तरीके से बताएंगे कैसे करते हैं क्वेश्चन को कुछ और। तो यहाँ पे मान लीजिए 0 से 1 इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने लिखा है आपका लेट से एग्जांपल, कोई ठीक ठाक से एग्जांपल ले रहे तो मान लीजिए मैंने आपके सामने एग्जांपल ले लिया। लेट से x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे मैं इसको इसको t मान लूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी मान लिया, तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया। ठीक है, तो जब इंटीग्रेशन करते हैं हम x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से एक बात तो है कि x dx की वैल्यू क्या आ गई आपकी, dx बाय 2 निकल के आ गई dx। तो यहाँ पे x dx क्या ले लूंगा मैं, dt ले लूंगा dt। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने t मान लिया था, तो इंटीग्रेशन आप यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं इसको, तो यहाँ से इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, लॉग ऑफ टी निकल के आ जाएगा, राइट। बिल्कुल निकल के आ जाएगा लॉग ऑफ टी। तो लॉग ऑफ टी आता है, टी की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, टी की वैल्यू मैंने मानी थी आपकी ये मानी थी, यानी लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे सामने लूंगा, यानी लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। बस अब मुझे इसमें लिमिट रखनी है, तो लिमिट जब मैं रखता हूँ तो 0 से 1 तक लिमिट रखनी है। तो जब मैं 1 रखूंगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 2 बन जाएगा। 0 रखूंगा तो यहाँ बन जाएगा लॉग 1 की वैल्यू हम सब जानते हैं 0, तो इसका आंसर लॉग 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर लॉग 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.693। देखिए ये log 2 का मतलब यहाँ पे ln 2 है, इसका मतलब आपका log ऑफ 2 एट द बेस 10 नहीं है। ठीक है, अगर वो log ऑफ 2 एट द बेस 10 होता तो उसको हम कैपिटल log 2 लिखते इस तरह से। ठीक है, तो याद रखना ये ln वाला log है आपका। आई होप कि ये वाली चीज भी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में, और एक और स्पेशल क्वेश्चन करते हैं आपका। लेट से क्वेश्चन सोचने दीजिए मुझे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, देखिए कोई अच्छा सा क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह से, इंटीग्रेशन निकालना है आपको x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, मान लीजिए ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको। ठीक है, चलिए करते हैं। जब ये करने जाएंगे हम यहाँ पे, तो मैं क्या मान लूंगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर को टी मान लूंगा। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। जब ऐसा मान लेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, 2x dx इज इक्वल टू dt लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x dx क्या हो जाएगा आपका dt बाय 2 हो जाएगा। तो ये मुझे x dx दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, लिमिट मैंने रखी नहीं है क्योंकि बिना लिमिट के सॉल्व कर सकते हैं अभी आप इसको। अब देखो यहाँ पे लिमिट मैंने मान लो 0 से 1 दे रखी है आपको, जनरली यही मिलती है जब भी ई आता है ना, 0 से 1 ज्यादातर देखी जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये हो गया एक्स dx। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स को, मैं अगर इसको एक साथ उठा लूँ तो मैं क्या मान लूंगा इसको। अच्छा एक चीज और कर सकते थे आप इसमें, आप कर तो सकते थे पर बिना करे भी उसका आंसर आ ही जाएगा। आप यहाँ पे ई की पावर एक्स स्क्वायर को ही मान लेते, डी डी मान लेते, उससे भी क्वेश्चन आ जाता और जल्दी आ जाता उससे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लिया, तो ये क्या हो गया आपका, ये डी टी बाय 2 रख दिया अपन ने, और ई की पावर एक्स स्क्वायर को मैंने टी रख दिया। तो यहाँ पे ई की पावर एक्स स्क्वायर क्या है आपका, टी है। तो यहाँ पे ई की पावर टी बन गया और यहाँ डी टी बाय 2 बन गया। 2 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आंसर क्या बनेगा, 1 बाय ई की पावर टी बनेगा। तो यहाँ से 1 बाय ई और ये ई की पावर एक्स स्क्वायर आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे जब रखते हैं इसको, तो यहाँ पे हाफ ई की पावर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। लिमिट रखेंगे अपन 0 से 1 तक, जब हम 1 रखते हैं तो आपका ई की पावर 1 बनेगा माइनस 0 यानी 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 ई की पावर ई माइनस 1, ये आपका आंसर बन जाएगा। एक और तरीके से आप यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे आप ई की पावर एक्स स्क्वायर को ही टी मान सकते थे। जब आप ई की पावर एक्स स्क्वायर को ही टी मान लेते, जब आप उसको करते डिफरेंशिएट, तो आप क्या बोलते हैं यहाँ बोलते हैं ई की पावर एक्स स्क्वायर का ई की पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इनटू 2x dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा। यहाँ से आप बोल सकते थे कि x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर dx क्या बन जाएगा आपका, dt बाय 2 बन जाएगा। ये बन जाता, उससे भी कर सकते थे। अब आप फर्क फर्क क्या पड़ता है, आपके सामने क्या लिखा है, ई की पावर एक्स स्क्वायर dx लिखा है ना, इस पूरा ये तो लिखा है, इस पूरे को ही आप dt बाय 2 कर देंगे। ठीक है, और इंटीग्रेशन लगा देंगे। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करते तो इसका आंसर क्या आता है, t/2 निकल के आता। t/2 जब निकल के आता, और t को मैंने क्या माना था, e की पावर एक्स स्क्वायर तो बाय 2, तो उससे भी सेम ही आंसर निकल के आता।
ठीक है, वही सेम जो ये निकला ये निकला, तो लिमिट डालने के बाद सेम आंसर निकलता है। तो इंटेग्रेशन करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से है, मान लीजिए मैंने लिखा है आपके सामने इंटीग्रेशन -1 to 1, और यहाँ पे लिखा है एफ एक्स की पावर 4 रूट ऑफ एफ एक्स रूट ऑफ एक्स की पावर 4, चलो 4 नहीं 5+1, ये लिखा है dx। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस घबराने वाली बात है कि बच्चा घबरा जाता है यहाँ पे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बड़ा सिंपल है, देखिए तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेट जो अंदर लिखा है इसको मैं क्या मान लूंगा, अपना टी मान लूंगा। तो यहाँ पे मैं एक्स की पावर 5+1 को क्या मान लिया मैंने, टी मान लिया। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका 5x की पावर 4 dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा। अब यहाँ पे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, बस रिप्लेसमेंट करना है। अब मैं डायरेक्ट सीधे से लिख रहा हूँ उसको, यहाँ -1 से 1, और यहाँ पे 5x की पावर 4 dt को मैं क्या कर सकता हूँ आपका, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आपका dx, उसको उठा के मैं यहाँ पे रख सकता हूँ आपका dt रख दूंगा। ठीक है, रख दिया। बाकी बचा क्या है, बाकी बचा है t, तो रूट टी। अब सुनो, एक नया मेथड यहाँ पे हम सीख रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा चेंज ऑफ लिमिट्स। चेंज ऑफ लिमिट्स, अभी सुनो कैसे करते हैं। इसमें मैंने बोला कि ये हर बार ना, अब ये जो लिमिट आपने रखी है -1, ये इसकी लिमिट थोड़ी ना है, इसकी, ये तो आपकी एक्स वाले की लिमिट थी, ये तो एक्स के लिए लिमिट थी ना आपकी, ये इसकी लिमिट नहीं है। तो इसका मतलब यार कि हर बार ना पहले मैं इंडेफिनिट सॉल्व करूं, फिर मैं फिर वापस से मैं उसकी वैल्यू रखूं, फिर उसके बाद में, तो एक काम करते हैं चेंज ऑफ लिमिट करते हैं। मतलब मेरा कहने का ये देखिए, जब मैंने एक्स की पावर 5+1 को मैंने टी माना, तो जब लोअर लिमिट थी तो एक्स की पावर, जब लोअर लिमिट में एक्स की वैल्यू क्या थी आपकी, -1 थी ना, यहाँ पे ये लोअर लिमिट थी। तो जब मैं ये रखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से मुझे टी की लोअर लिमिट मिल जाएगी, तो यानी -1 की पावर 5+1, यानी यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आपका 0 निकल के आएगा। तो ये आपके टी, ये टी की क्या है, लोअर लिमिट है। और अपर लिमिट रखता हूँ तो एक्स की अपर लिमिट क्या दे रखी है आपको, 1 दे रखी है, ये दे रखी है। तो यहाँ पे जब मैं 1 रखता हूँ इसमें, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, 1 का की पावर 5+1, यानी 1 निकल के आ जाएगा, नहीं टी। यानी ये क्या निकल गई, आपकी अपर लिमिट निकल गई। किसकी अपर लिमिट निकल गई, ये टी की अपर लिमिट निकली, याद रखना। तो मतलब अगर मैं इसी को सॉल्व करके फाइनेंस निकालना चाहता हूं, तो रूट टी डी टी जब रखता हूं, तो यहाँ पे लिमिट आपकी ये नहीं आएगी, यहाँ पे लिमिट आपकी क्या आनी चाहिए, आपकी ये आनी चाहिए 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। तो इसको हम बोलते हैं आपका चेंज ऑफ लिमिट्स। इससे फायदा क्या हुआ, इसमें वो लंबा जो चक्कर था ना, कि पहले आप इसको टी मानो, उसके बाद फिर सॉल्व करो, और फिर वापस से उसकी वैल्यू ये रख दो, फिर उसके बाद रखो, तो उससे एक दो स्टेप बीच में बच गई। ठीक है, तो मैं इसमें सीधे अब इसको सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे टी की पावर 1/2 लिखा है। इसको जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ 0 से 1 तक, तो ये आपको क्या निकल जाएगा, ये आपको निकल जाएगा 1 ऐड कर देंगे तो आपका 3/2, यानी 2/3 टी की पावर 3/2, ये आ जाएगा। अब इसी में आप सीधे पुट कर दीजिए लिमिट, कौन सी लिमिट, जो आपकी टी की रखी है 0 से 1। इसमें आप -1 to 1 लिमिट नहीं रखते, क्योंकि -1 to 1 लिमिट तो एक्स वाली की लिमिट थी। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 2/3, ये आ जाएगा 1 - 0, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। अब वैसे भी निकालते तो आंसर 2/3 ही निकल के आता, लेकिन बस मैंने इतना किया कि अब आपका लिमिट, मैंने जिसको मैंने टी माना है ना, उसी की लिमिट रख दी, ताकि मुझे दो दो बार रिप्लेसमेंट ना करना पड़े। आ गई बात समझ, समझ में आई नहीं आई, ठीक है। अच्छा, मुझसे कोई गलती हुई क्या यहाँ पे, एक सेकेंड, गलती कुछ हुई क्या, लेट मी चेक, मुझसे कोई गलती हुई यहाँ पे। हाँ बेटा, मेरे से यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई, मैंने ये 1 को 1 नहीं दिया, ये 2 होगा, सॉरी, अपर लिमिट होगी 2 होगी, मतलब यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 2 आएगा। एक सेकंड, मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगा तो चीजें थोड़ी चेंज जाएंगी। यहाँ पे 2/3, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे टू की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, ये आपका लिमिट आने के बाद आंसर आएगा। तो 2/3 और 2 की पावर 3/2, ये आपका आंसर बचेगा। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो मैं कर लिखता हूँ आपका 2/3, और इसको मैं लिखता हूँ 2√2 लिख सकता हूँ, 2√2, हाँ ये लिख सकता हूँ। तो आपका आंसर हो जाएगा 4√2/3, इसका आंसर 4√2/3। सॉरी, वो छोटी सी गलती हो गई, मैंने लिमिट यहाँ पे ध्यान से नहीं दिया था। मैंने ये कहा था आप इसको लिमिट चेंज करके भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी एक तरीका है। जैसे मैंने और कहा, जब भी आप सब्सटीट्यूशन करोगे ना, तो उसमें आपको ये दिमाग लगाना होगा। जैसे मैंने लिखा tan−1x dx अपॉन 1 + x² को लिखा मैंने।
ऐसा लिखा। तो मान लीजिए इस वाले क्वेश्चन मैंने क्या किया, tan इनवर्स x को क्या मान लिया अपना, t मान लिया, ठीक है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ दोनों साइड पे, तो ये क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये वाली चीज यहाँ पे दिख रही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स दिख रहा है। तो आप यहाँ पे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन, इसको हटा के आप सीधे लिख दो डी टी, और इसको आप क्या लिख दोगे, टी रख दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा टी डी टी। पर प्रॉब्लम क्या है कि आपने टी लिख दिया, तो आपको लिमिट चेंज करनी चाहिए। देखो, नहीं भी करोगे ना लिमिट चेंज तो कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ में, आप बिना लिमिट चेंज करे भी आंसर निकाल सकते हो। पर बात यह है कि लिमिट चेंज करने से थोड़ा सा इजी हो जाता है आपके लिए, 2 बार वैल्यू रखना जरूरी नहीं होता आपके लिए, ठीक है। ऐसा हो जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसको जब हम फिर सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसको अच्छा, लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी ना। तो जैसे x जो लोअर लिमिट की बात करें, तो x की जो लोअर लिमिट थी वो क्या थी आपकी, 0 थी। उसको जब मैं इसमें डालता हूं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x जब 0 डालता हूं तो वो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 0, यानी t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो ये हो गई लोअर लिमिट। अपर लिमिट की बात करेंगे, तो x की अपर लिमिट क्या है, वो है 1। तो 1 डालता हूँ इसमें, जब मैं 1 डालता हूँ तो ये आप क्या कर टेन वर्स 1, यानी पाई/4, यानी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई/4। मतलब जब मैं टी में सॉल्व करूंगा तो 0 से लेके पाई/4 तक सॉल्व करूंगा इसको। अब मैं जब इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, क्या निकल के आ जाएगा, t² बाय 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 को मैं अलग रखता हूँ, इसको मैं जब करता हूँ, अब सीधे आप लिमिट डाल सकते हो, इससे फायदा ही होगा ना। देखो, आपको 4 स्टेप्स बच गई आपके यहाँ पे, कि पहले आप टी मानो, फिर उसके बाद वापस से इसको, पहले उसको डेफिनेट उसको इंटीग्रेशन निकालो, उसके बाद फिर उसमें वापस टी की जगह पे जो आपने माना था वो मत डालो, फिर लिमिट डालो, तो बड़ा लंबा स्टेप होता था। यहाँ से थोड़ी सी इजी हो जाती है स्टेप। तो यहाँ पे जब मैं रखता हूँ तो 1/4, और यहाँ पे पाई/4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा, 1/2 इंटू पाई²/16, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा आपका पाई²/32 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये इसका आंसर निकल, तो इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को बड़े आसान तरीके से यहाँ पे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप कि इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट। चलिए, एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको स्क्रीन पे, आप अपनी क्वेश्चन को देखते ही ना एक काम करना, अपनी स्क्रीन को पॉज कर देना और खुद से इस क्वेश्चन करने की कोशिश करना। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ 1/3 से 1 तक की मुझे लिमिट दे रखी है, x - x⁻³ 1/3 डिवाइडेड बाय x⁴ dx। ठीक है, आपको लेट से मैं ऑप्शन दे देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आपके अलग अलग तरह के एग्जामों में भी आते हैं। 0, c आपको 3 दे दिया, d आपको मैंने यहाँ पे मान लीजिए 4 दे दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन में ये दे दिया, चलिए 2 क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, ठीक है। आप एक क्वेश्चन तो ये है, ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन है। चलिए, वो आप अपना स्क्रीन को पॉज कर लें सबके सब, उसके बाद फिर आप इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करें, देखिए आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलिए, 2 मिनट है आपके पास में, जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। चलिए, करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं सच्ची बताऊं तो। ठीक है, लंबे तरीके से भी जा सकते हैं, छोटे तरीके से भी जा सकते हैं, जिससे जाना चाहिए, लेकिन मैं ये फिर से कहूंगा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम आपका सब्स्टिट्यूशन से ही प्रेफर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से क्या करेंगे, इसको हम प्रेफर करेंगे। और जब इसको मैं जाता हूँ सब्स्टिट्यूशन से करने के लिए, तो आपको इसमें फिर वही है, लिमिट्स का ध्यान रखना है। अगर आप लिमिट चेंज करना, देखो लिमिट नहीं भी चेंज करोगे तो भी काम चल जाएगा आपका, पर अगर आप लिमिट चेंज करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप लिमिट चेंज करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग की यहाँ पे कोशिश करनी पड़ेगी लगाने की। ठीक है, ये बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं बेटा, यहाँ से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन। कभी कभी तो क्या होता है ना, एक क्वेश्चन में आपको 2 बार लिमिट चेंज करनी जानी पड़ती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही क्वेश्चन में आपको 2 बार लिमिट चेंज करनी पड़ती है, 2 बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, करते हैं क्वेश्चन को, इसको बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए प्यार से देखना, प्यार से समझना, और प्यार से खत्म करेंगे इसको। मैं इस बार क्या करता हूँ ना, आपका यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें मैं एक्स को क्या मानता हूँ, एक्स को मान लेता हूँ साइन थीटा। ठीक है, देखो, इसको मैं यहाँ पे जब एक्स को क्या मानता हूँ, मैं यहाँ पे एक्स को मान लेता हूँ आपका साइन थीटा। एक्स को मैंने मान लिया साइन थीटा। अगर मैंने एक्स को बेटा साइन थीटा मान लिया है यहाँ पे, उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा, पहले तो हम क्या करते हैं, डीएक्स करते हैं, डीएक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगी। ठीक है, अपने आप चेंज आ जाएगा, अपने आप अपना जब क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आ जाएगा। लिमिट की बात कर लेते हैं, तो लोअर लिमिट क्या थी, पहले एक्स की वैल्यू जब आपकी 1/3 थी, तो जब मैं एक्स की वैल्यू 1/3 डालूंगा यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है,
जब मैं आपकी यहाँ पे x की वैल्यू 1/3 डालूंगा तो वहां पे मेरा थीटा क्या हो जाएगा, वो मेरा साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहली बात तो। और अपर लिमिट की बात करता हूँ, तो जब मैं x की वैल्यू क्या डालूंगा, आपकी 1 डालूंगा, तो यहाँ पे x 1 डालता हूँ, 1 कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैंने सोच ली। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बात करता हूँ इसमें, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, तो मैंने अपर लिमिट लोअर लिमिट सोच ली, उसके बाद मैं बस वैल्यू पुट करूंगा, इंटीग्रेशन। अब 1/3 की क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ π/2 आ जाएगा। एक्स की जगह पे मुझे साइन थीटा रखना है, तो यहाँ पे साइन थीटा आ गया, माइनस साइन क्यूब थीटा हो गया की पावर 1/3, डिवाइडेड बाय यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा डी। अच्छा, और dx क्या निकल के आया था, dx की वैल्यू आती है cos थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे मैं dx की जगह पे क्या लिखूंगा, cos थीटा डी थीटा में लिख दूंगा। बढ़िया क्वेश्चन। चलिए अब इसको करते हैं अपन आगे। अगर हम इसको देखेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे कि हाँ, ये क्वेश्चन था उनमें से जिनमें आपको दो दो वाली लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। चलो बहुत अच्छी बात है। इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, तो आगे मैं इसको इसमें से साइन थीटा कॉमन निकाल लेता हूँ। अगर मैं बेटा यहाँ से साइन थीटा कॉमन निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, इसको मैं कुछ भी छेड़खानी नहीं कर रहा अभी, जैसा कहे जैसे वैसे प्रेजेंट होगा। साइन थीटा कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन की पावर 1/3 थीटा आ जाएगा। बचेगा क्या, माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1/3 बचेगा, डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। राइट, ये आ गया। अब हम सब जानते हैं कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, वो कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए लिमिट तो जो है उसको वैसे वैसे, लिमिट को अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हमारे किसी काम की नहीं है। π/2, तो यहाँ पे साइन की पावर 1/3 थीटा, ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉस की पावर 2/3 थीटा बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इंटू कॉस थीटा है ही पहले से डी थीटा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, साइन की पावर 4 थीटा बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे चीजों को, थोड़ा सा चीजों को आगे पीछे करेंगे तो ऑब्वियसली आप देख पाएंगे कि ये फाइनली क्या बनने जा रहा है। देखिए अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ ना, आगे देखना। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिमिट को, अभी हमने जो लिमिट थी वही लिमिट है, लिमिट को कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लिमिट में वही बार बार ना लिख के ऐसे कर दे रहा हूँ अभी। यहाँ पे अगर मैं देखूं, मैं साइन 1/3 थीटा कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस हो जाएगा आपका 5/3 थीटा हो जाएगा। मैं नीचे वाले ना साइन को मैं ऐसे लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिखता हूँ, ऐसे से दो टुकड़ों में लिखता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, एक कारण है, अपने आप आपको कारण समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया, ये आपका जब नीचे जाएगा तो 2 में से 1/3 जाएगा ना, 2 - 1/3 कितना होता है, 5/3 होता है। तो ये कॉस की पावर 5/3 थीटा बनेगा, डिवाइड बाय साइन की पावर 5/3 थीटा बनेगा। और यहाँ पे साइन स्क्वायर जो थीटा था, इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ आपका कॉस, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ये सब एक चाल है। ठीक है, अब देखो, अब मैं लिमिट अगर रखता हूँ तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/3 पहली लिमिट थी, और दूसरी लिमिट क्या थी आपकी, π/2। यहाँ पर जब मैं रखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये कॉट की पावर 5/3 थीटा बन जाएगा, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब इसको देख के मुझे कुछ फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि कॉट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है, तो वहां से मेरे को थोड़ा सा अंदाजा लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्या मानता हूं, अब लेट कॉट थीटा इज इक्वल टू टी। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज करने का टाइम आ गया। तो जब थीटा की लोअर लिमिट क्या थी, जब अच्छा टी तो नहीं मानता, टी तो मैं पहले ही मान चुका हूँ, लेट से पी मान लेता हूँ। जब थीटा की जब लोअर लिमिट, ये यू नहीं है, ये आपका एल एल है। लोअर लिमिट, थीटा की लोअर लिमिट क्या थी, साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो उस टाइम पे आपका पी क्या बन जाएगा, तो मतलब देखो मैं थीटा की जगह पे डालूंगा साइन इनवर्स 1/3। तो सोचो साइन इनवर्स 1/3 का मतलब क्या होता है, वो एंगल की वैल्यू जहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, 1, और यहाँ पे 3 आता है, उस वो वाली वैल्यू। तो वहां पे ये 1 है, ये 3 है, तो 3 9 माइनस 1 यानी 8, यानी ये क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कॉट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2√2/1, यानी 2√2 ही हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी। तो वहां पर तो मेरा यहाँ पे जो पी की लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी मेरी, वो 2√2 हो जाएगी। गॉट इट, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2√2 हो जाएगा यहाँ पे।
जब मैं अपर लिमिट की बात करता हूं तो अपर लिमिट जब थीटा क्या है π/2 है, तो जब इसमें मैं π/2 रखूंगा यहाँ पे, तो कॉट π/2 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? कॉट π/2 होता है आपका 0 होता है, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब मैं इसमें अपना लिमिट क्या रखूंगा यहाँ पे? 2√2 से लेके 0 तक रखूंगा यहाँ पे। और फिर मैं आगे क्या लिखूंगा? कॉट की पावर 5/3 थीटा को मैं रिप्लेस करके लिखता हूँ पी की पावर 5/3 थीटा लिख सकता हूँ। और इसको जब मैं डिफरेंशिएट करता तो ये क्या निकल क्या था? कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डीपी निकलता। तो मैंने इसको हटा के मैं और कुछ नहीं डीपी कर सकता हूँ, तो मैंने डीपी कर दिया। अब तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए आगे इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अभी आपके सामने क्वेश्चन क्या है, मैं उसको वापस से लिख रहा हूँ। 2√2 0 पी की पावर 5/3 डीपी। अब इसको सॉल्व करना तो बच्चे बच्चों का खेल है, तो मैं इसको लिखूंगा तो ये आपका एक पावर में एक ऐड हो जाएगा, यानी आपका 8/3 बन जाएगा, यानी यहाँ पे 3/8 आ जाएगा। पी आ जाएगा यहाँ पे 8/3 पावर आ जाएगी, और इसमें मैं लिमिट रखूंगा 2√2 से 0 तक। बहुत ईजी क्वेश्चन। 3/8 0। अब सोचो अगर आपको ये क्वेश्चन करना होता, आप सब्स्टिट्यूट करके बार बार ऐसे करते रहते तो कितना मुश्किल होता आपके लिए क्वेश्चन करना। इसलिए लिमिट चेंज करने से ना काफी फायदा होता है। अब आपको लिमिट चेंज करने से इतना फायदा होगा कि वो इतनी बार बार रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 0 हो गया -2√2 की पावर 8/3। 2√2 की पावर 8/3। तो जब मैं इसको लिखता हूँ तो बड़ा इजीली से अब इसको सॉल्व कर सकता हूँ। बड़े एक सेकेंड, इसको बड़े इजीली मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ? 2√2, और यहाँ माइनस भी आ जाएगा बेटा, माइनस लिखा है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने? फाइनल आंसर बेटा आपके सामने निकल के आएगा एक सेकेंड। हाँ, तो फाइनल आंसर करके क्या निकल के आ जाएगा? अच्छा, 2√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2√2 को बेटा मैं लिख सकता हूँ अपना √8 लिख सकता हूँ ना, माइनस आ जाएगा यहाँ पे। 2√2 को मैं √8 लिख सकता हूँ, तो √8 की पावर 8/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो क्या बच गया यहाँ पे? यहाँ पे अगर मैं इस रूट को हटाता हूँ तो -3/8, यहाँ पे क्या हो जाएगा? × 8 की पावर 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 की पावर 4/3 को अगर मैं और देखना चाहूंगा तो ये आपको क्या हो जाएगा? 3/8 -3/8, और यहाँ पे एक सेकेंड, माइनस माइनस कहीं माइनस पहले भी था क्या? माइनस मिस कर दिया। सॉरी बेटा, माइनस cos x पे थीटा होता है ना, तो यहाँ माइनस भी आ जाएगा, तो माइनस भी बाहर चल रहा है यहाँ पे, माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 8/3, तो यानी 8 किसका, 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2 की पावर 4 यानी 16, यानी 16 8 बन जाए 8 2 16। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर 6 आ जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन, तोते उड़ा देने वाला क्वेश्चन था बेटा ये। अगर समझ में भी आ गया ना तो बहुत बड़ी बात है, नहीं आया तो स्टेप बाय स्टेप खुद से करके देखो और समझने की कोशिश करो। ये इसका आंसर हो जाएगा 6, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन, फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आई होप कि आपका कोई और मूड तो नहीं होगा नए क्वेश्चन करने का यहाँ पे, राइट? चलिए, तो अब मुझे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक आपको समझाना है, जो कि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या है वो भी समझ लीजिए। वो है आपका सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। और यहां से आपके एग्जाम में आने के चांसेस जो है क्वेश्चन के, वो बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ना, वो बहुत इजी भी आपके लिए एक तरह से मैं कहूंगा हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टी लगा के कई बार सीधे सीधे बस बिना देखे भी आंसर आ जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है मैं आपको सामने लिख देता हूँ। तो प्रॉपर्टी आपकी, इसको हम बोलते हैं P0 प्रॉपर्टी। ऐसे वन लिखता है P0, ठीक है, जीरोथ प्रॉपर्टी। तो ये क्या होती है? ए से बी f(x) dx इज इक्वल टू, आप लिमिट चेंज, अगर आपने इस x की जगह पे कुछ भी कर दिया, मतलब x की जगह पे कुछ भी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने सिर्फ x की जगह पे t रख दिया है। मतलब कल को मैं x की जगह पे t रख दूं, t की जगह पे x रख दूं, p रख दूं, कुछ भी रख दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, P1 प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? P1 प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी a से b f(x) dx। ठीक है, अब सुनो इसके बारे में। इसका क्या है, अगर मैंने लिमिट को उल्टा किया, मैंने a से b को मैंने b से a कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपका माइनस आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा आपका। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, एफ बी माइनस एफ ए होता है ना, अब आप उसको एफ ए माइनस एफ बी लिख सकते हो। इससे एक बात प्रूव हो जाती है, इससे एक बात और प्रूव हो जाती है। ठीक है, रिजल्ट है उसका प्रॉपर्टी 1 का। वो क्या? कि आपका अगर मैंने यहाँ पे लिमिट सेम हो जाए, ऊपर और नीचे अगर लिमिट सेम हो जाए, तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 0 निकल के आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है यार, आना ही चाहिए भाई। अगर दोनों चीज सेम ही हो गई तो मैं फाइनल करूंगा एफ बी माइनस एफ ए कर दूंगा ना, तो दोनों सेम ही आ जाएंगे, तो 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है आपसे, लेट से ए से बी एफ एक्स डी एक्स है आपका, ठीक है। अब इसको अगर मान लीजिए ये चीज कहीं टूट रही है बीच में, तो आप इसको कहीं से भी बीच में, मान लीजिए कोई सी है विच इज सी लाइज बिटवीन ए से बी, ए के बी के बीच में पड़ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उसको ए से सी तक कर सकते हो एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी तक कर सकते हो एफ एक्स डी एक्स। मतलब अगर कोई बीच वाला पॉइंट है आपका जहाँ पे आपका डिसकंटिन्यूटी है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप वहां पे बिना रोके टोके कुछ भी करके आप वहां पे उसको अलग अलग तोड़ के कर सकते हो, प्रॉपर्टी को लगा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो P3 प्रॉपर्टी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है आपकी जो इस्तेमाल होती है। ये प्रॉपर्टी कई बार एग्जाम में आपसे सीधे पूछी जाती है, तो प्रॉपर्टीज भी आपको सारी याद होनी चाहिए। ये होती है, अगर मेरी ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स है, तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इट इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे मतलब लिमिट में कोई चेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक्स की जगह पे क्या कर दूं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस करके मैं एक्स, मतलब कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दूं, तो उसका आंसर भी सेम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन सब में, ठीक है। तो इसका बहुत ज्यादा यूज भी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी 4 की अगर मैं बात करूं, तो प्रॉपर्टी 4 हो जाएगी आपके सामने, मान लीजिए 0 से लेके ए तक है आपका एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी का ही यूज है, तो इसको मैं कर सकता हूँ आपका 0 से ए तक एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। एक्चुअली कहना तो ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी का ही यूज है, लेकिन हम इसको क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज भी होती है, तो हम इसको सीधे सीधे इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। प्रॉपर्टी नंबर 5 है जो कि क्या बोलती है आपसे, वो भी यही बोलती है, बस थोड़ा सा अंतर है। ये सारी प्रॉपर्टी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एफ एक्स डी एक्स, क्वेश्चन को इतना सिंपल कर देते हैं, और कई बार क्वेश्चन सिर्फ इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सवाल पूछता है आपसे, ताकि आपको प्रॉपर्टी पता है नहीं। अब सुनो, यहाँ पे अगर 2a लिखा है, 0 से 2a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स तक आप कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप ये आपका ए और बचा है ना, तो 0 से ए तक एक और बार जब इसको करने जाओगे, तो आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स लिखोगे यहाँ पे dx, क्योंकि ये और ये बराबर ही थे, पर बस मैंने दो बार तोड़ के ऐसे लिखा, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सॉरी यहाँ पे ए है, हाँ 0 से ए, 0 तो 0 से 2a लिखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है ना, तो 0 से ए करके सॉल्व करना थोड़ा सा आसान आपके लिए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 6, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगेन, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का भी कई ज्यादा इस्तेमाल होता है, और इसी के बेस पे आपकी प्रॉपर्टी 7 भी आएगी। ये बोलता है 0 से 2a, ठीक है, एफ ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स। ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये प्रॉपर्टी 5 से आई है, इसलिए इसको समझना। ये इसका आंसर क्या होता है, 2 से 0 से ए एफ एक्स डी एक्स कहेंगे हम। याद रखना, ये अगर 2 लिखा है यहाँ पे, तो इस 2 को हटा के हम सिर्फ 0 से ए तक कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन 2 हम बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम कब कर सकते हैं, अब सुनो, इसके दो आंसर होते हैं, एक तो ये होता है और दूसरा आंसर क्या होता है, 0। बस ये समझना। ये कब होता है, इफ आपका एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर वो एफ एक्स के बराबर ही निकल आए, अगर इसमें मैं 2a माइनस एक्स रखूं और उसकी वैल्यू आपकी एफ एक्स के बराबर ही निकल के आ जाए, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर ये निकल के आता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या निकल के आता है बेटा, ये आंसर निकल के आता है, ये पहला ये हो सकता है आंसर। लेकिन अगर ये आंसर 0 भी निकल के आ सकता है, वो 0 कब निकल के आता है, जब इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाए, आपकी माइनस एफ एक्स निकल के आ जाए, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। तो ये प्रॉपर्टी दो लाइन में है, आपको ये पहले चेक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों बराबर है, तब आपका ये आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हो उसी इंटीग्रेशन का। अगर ये आपकी माइनस के बराबर, तो सीधे सीधे आंसर 0। कई बार 0 पे क्वेश्चन पूछा गया, कई बार, मतलब बहुत बार पूछा गया, बता नहीं सकता मैं कितने बार, मतलब कितने बार पूछा गया। तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए क्या हो जाती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। और इसी प्रॉपर्टी का फिर यूज है, जिसको हम अलग प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको हम ऑड इवन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, और उसमें हम इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऑड इवन नाम का वहां पे काम आ जाता है। मतलब ये है कि वो बोलता है, इसमें फर्स्ट अगर बना दूं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से ए, समझना, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2 ऑफ 0 से ए
पर याद रखना लिमिट पे बहुत ज्यादा होना चाहिए, माइनस ए से ए होना चाहिए, तभी आप ऐसा कर पाओगे, वरना अपने मन से मत कर देना कुछ भी। ए 0 से इसको एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो, लेकिन कब? इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन। अच्छा, ये इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका मतलब होता है जब आपका एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाए, वो आपका एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाता है, इसको हम बोलते हैं आपका इवन फंक्शन। ठीक है, ये हो जाता है। दूसरा क्या है? सेकंड सेकंड आपसे प्रॉपर्टी ये बोलती है, सेकंड प्रॉपर्टी ये बोलती है कि ये आपका माइनस ए से ए अगर लिमिट ऐसी है, ठीक है, तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जीरो कब? इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। अच्छा, ये ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है? ये ऑड फंक्शन का मतलब होता है जब आपका एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाए? आपका माइनस ऑफ एफ एक्स निकल के आ जाए, उस केस में इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आती है? जीरो आती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये 7 प्रॉपर्टी है बेटा। वैसे तो कहें तो 3-4 ही होती हैं, ज्यादा जो यूजफुल नहीं होती बाकी सारी। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी है जो आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जैसे चलो एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, और चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलें, मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 साइन। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन क्वेश्चनों को वैसे नहीं कर सकते पहले वाले तरीके से, लेकिन जो नए तरीके मिले ना प्रॉपर्टी से, इससे बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन को करना, बहुत 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 ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो, इसको देखते आप समझ जाओगे प्रॉपर्टी आपके दिमाग में कौन सी आ जाएगी। प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए वही वाली, कौन सी वाली? माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी आनी चाहिए। अब आपको जब भी ये माइनस ए टू ए दिखेगा, तो आपको समझना है ऑड इवन के बारे में सोचना है। क्या सोचना है? ऑड इवन के बारे में सोचना है। तो पहले मैं, ये फंक्शन है मेरा एफ एक्स, ठीक है, तो मेरा एफ एक्स क्या है यहाँ पे? मेरा एफ एक्स है साइन स्क्वायर एक्स। तो ये मेरा इवन है, ऑड है? हाँ, ये 100% इवन है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है ना। तुम यहाँ पे अगर एफ माइनस एक्स निकालने जाओगे, तो क्या निकलेगा? साइन ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स निकल के आएगा, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, तो वो क्या निकल के आएगा? साइन एक्स का वो होल स्क्वायर बनेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स ही तो बन जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका एफ एक्स के बराबर ही तो है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन हो गया, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता हूँ अब? इसी आई को मैं क्या लिखता हूँ अब आपका? इसको मैं लिखता हूँ जीरो से लेके, यहाँ पे लगा दूंगा 2, जीरो से लेके पाई बाय 4 तक कर सकता हूँ, और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो उससे फायदा क्या होगा ना? देखो, बहुत ज्यादा मैंने कहा कि बहुत ही ज्यादा फायदा हो गया, ऐसा तो कुछ मैं कहा नहीं, लेकिन कम से कम इतना फायदा तो होगा कि जब आप आखिरी लिमिट रखने जाओगे, जब आप आखिरी में लिमिट रखने जाओगे, तो कम से कम इतना तो नहीं पड़ेगा ना दिक्कत, कि आपको उस टाइम पे भी ये सब सोचना पड़ रहा है कि मैं मतलब 2 लिमिट रखनी पड़ेगी आपको, 1 लिमिट से काम चल जाएगा आप। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे, तो अब वो तो मैं इसको बता भी चुका हूँ कैसे करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आपका 1 माइनस कॉस 2x, कॉस 2x वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। डी एक्स लिख सकता हूँ इसको, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 4 तक। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, यहाँ से ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, तो ये क्या सॉल्व होके आएगा आपका? ये आपका आ जाएगा एक्स माइनस 1/2 साइन ऑफ 2x, ये निकल के आ गया। इसमें लिमिट में रख दूंगा आपकी 0 से पाई बाय 4। तो अच्छी बात ये है कि पहले आपको माइनस पाई बाय 4 भी रखनी पड़ती, पाई बाय 4 भी रखनी, फिर आपको सॉल्व करना पड़ता है। इसमें जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा -1/2 साइन पाई बाय 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? इसका आंसर बड़ा सिंपल सा आपका पाई बाय 4 -1/2 इसका आंसर निकल जाएगा। ये इसका आंसर निकल जाएगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, इस पे भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पे भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बहुत चीजों को आसान तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, जो बहुत फेमसली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है और बहुत बार पूछा गया है वो क्वेश्चन, और उसको देख के आप समझ जाना कि उसको हम प्रॉपर्टी से ही करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, लेकिन वहां पे हमने बड़े तरीके से किया था। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे -1 से 1 मुझे निकालना है, साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x dx यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। देखिए, तो जब मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं इसको देख के पहले समझ जाऊंगा ये -a to a वाली प्रॉपर्टी, मतलब यही वाली प्रॉपर्टी है। तो मैं क्या करूंगा ना, सबसे पहले मैं इसमें चेक करूंगा कि ये पूरा फंक्शन जो है मेरा एफ एक्स जो है, ये मेरा ऑड है या इवन है। चलिए चेक लेते हैं। तो एफ एक्स मेरा क्या है? वो है मेरा साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x। तो देखो, जब मैं इसमें -x डालूंगा ना, तो ये ऑड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। कॉस में तुम कुछ भी डाल दो, माइनस डालो प्लस डालो, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। प्लस पावर भी क्या है? इवन पावर, इवन पावर तो हमेशा प्लस है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? इसकी दिक्कत क्या है? देखो लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखूंगा साइन की पावर -x लिखूंगा, उसकी पावर 5
ठीक है, दूसरे वाले बारे में सोचने की जरूरत नहीं, वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसके बारे में मैं लिखता हूँ तो ये माइनस साइन की पावर 5x आएगा, x की पावर 5x आएगा, cos 4x। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ऑड पावर है, ऑड पावर पे जब आंसर क्या आता है यहाँ पे माइनस साइन की पावर 5x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos की पावर 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट। समझ में आ गई बात, ये हो जाएगा। अब जब ये हो गया ना बेटा, तो ये तो क्या निकल के आ रहा है, ये आपका माइनस एफ एक्स निकल के आ रहा है ना, यानी क्या हो गया आपका ऑड फंक्शन हो गया। और जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों ऑड फंक्शन आपको दिखाई दिया तो आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधे सीधे बोल देना इसकी वैल्यू क्या है, 0, खत्म। तो सोचो इतना बड़ा क्वेश्चन अब आपको दिख रहा है सामने, आप इसको अगर वैसे करने जाते हैं ना तो तोते उड़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कर नहीं पाते, लेकिन करते करते तोते उड़ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या उड़ जाता। तो और यहाँ से आपने सीधे वैल्यू डाली, आंसर आपने निकाला। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो यहाँ पे देखो इतने बन सकते हैं ना, इंटीग्रेशन में तो आपके मन का क्वेश्चन है, लेकिन याद रखना इंटीग्रेशन क्वेश्चन ऐसे नहीं होता कि आप मन से क्वेश्चन बना दोगे और सॉल्व कर लोगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज है जिसमें आपको क्वेश्चन बहुत सोच समझ के दिया जाता है, अगर उसका सोल्यूशन पॉसिबल है तभी आप उसको कर सकते हो, वरना अपने मन से करने जाओगे तो गलतियां भी बहुत हो सकती हैं। चलिए इसको करने जाते हैं। तो जब आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है ना जीरो से, तो आपको प्रॉपर्टी दिमाग में क्या आनी चाहिए, प्रॉपर्टी आनी चाहिए आपके दिमाग में जीरो से 2a वाली। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 वाली क्या आती है आपकी, जीरो सॉरी प्रॉपर्टी आपकी 4 क्या थी, 0 से a वाली प्रॉपर्टी। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है देखो यहाँ पे, 0 से a तक। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 का मल्टीपल होता ना तब यहाँ पे 2 का मल्टीपल या पाई होता तब हम सोचते हैं 2a वाली। 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम आपका लिखते हैं एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ पे 0 से a रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रॉपर्टी जब लगाएंगे यहाँ पे, तो देखिए इससे फायदा क्या होगा, फायदा बहुत कुछ होगा। तो यहाँ पे 0 से लेके π/2 रखा, लिमिट में कोई बदलाव नहीं है। इसमें यहाँ पे रखूंगा मैं साइन ऑफ 4 π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 4 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ 4 π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया, dx आ गया। ठीक है, तो आई अब साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स, कॉस एक्स ना, कॉस की पावर 4, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से पावर π/2, यहाँ पे क्या बन जाएगा कॉस की पावर 4 एक्स बन जाएगा, डिवाइडेड बाय ये साइन की ये कॉस की पावर 4x प्लस ये साइन की पावर 4x, मतलब नीचे डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मान लो ये मेरा a है, मान लो ये मेरा b है, मैं a प्लस बी कर दूंगा। ठीक है, a प्लस बी जब करता हूं तो यहाँ पे i प्लस आई 2i हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो एडिशन तो फॉलो करता है ना इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन ऑफ 4x प्लस कॉस ऑफ 4x, और नीचे भी क्या है आपका साइन ऑफ 4x प्लस कॉस ऑफ 4x dx। तो देखो, तो ये और ये करके क्या आ जाएगा 1, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 2i की वैल्यू यहाँ पे 1 dx, 0 से लेके π/2 तक लिमिट है। अब बच्चा बच्चा इसका आंसर बता देगा। 2i इज इक्वल टू यहाँ पे x आएगा, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके π/2 तक, तो 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0, यानी 2i इज इक्वल टू π/2, और यहाँ से i की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी π/4 आ जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देख रहे हो ना कितना आसान हो रहे हैं क्वेश्चन, गधेड़ों, समझ में आ रही है ना चीज, कितनी आसान हो जाती है चीज यहाँ से सॉल्व करना, बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, मतलब पूछो भी मत, इतना आसान हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, तो मैं एक दो क्वेश्चन और आपके सामने कर देता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और कर देता हूँ। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने, वो कर देता हूँ। लेट से आपके सामने क्वेश्चन लिखा मैंने -π/2 से π/2 और x3 प्लस x cos x प्लस tan 5x प्लस 1 dx। जब आपके सामने ये लिखा हुआ है तो मन में आनी चाहिए -a से a प्रॉपर्टी वाली, तो वह आपको वही सोचनी है। देखिए बहुत दो प्रॉपर्टी है ऐसे आपके सामने। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये रही प्रॉपर्टी, कहाँ गई, -a से, तो ऑड इवन वाला आपको यहाँ पे सोचना होगा फंक्शन। ठीक है, जब ऑड इवन वाला कंसेप्ट सोचते हो, तो जब आपको यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स दिख रहे हैं, बहुत सारे पार्ट्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपके सामने। ऑप्शन दे रखे मान लीजिए 0, ऑप्शन इतने इजी ऑप्शन दे रखे हैं ना, तो बच्चे को अपने आप समझ में आना चाहिए कि बहुत इजीली तरीके से करना है 1। चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं करने जाऊं तो मैं क्या पूछता हूँ यहाँ पे, देखिए तो मैं हर पार्ट को अलग अलग देखूंगा, हर पार्ट को अलग अलग, एक साथ मत देखो। इसको आप एफ एक्स देखो, इसको आप एफ एक्स देखो, सबको अपना अपना सोचो। तो एक्स क्यूब क्या है, एक्स क्यूब आपका ऑड फंक्शन है, राइट, ऑड है ना, क्योंकि अगर इसमें माइनस डालोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का 0 निकल के आ जाएगा।
एक्स कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये भी ऑड होगा। क्यों, जब इसमें माइनस एक्स डालोगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, पर ये आपका माइनस बन जाएगा तो ऑड बन जाएगा, तो इसका आंसर 0। 10⁵ क्या बन जाएगा, ठीक है, ये 10⁵ को आप क्या लिख सकते हो, cos 5x, सॉरी, इसको आप लिख सकते हो sin 5x अपॉन cos 5x। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, पर ये आपका नेगेटिव कर देगा क्योंकि ऑड पावर है आपको, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, वन। वन क्या है बेटा, वन आपका इवन फंक्शन है, क्योंकि वन में तुम माइनस डालो प्लस डालो तो वन ही वन रहेगा ना, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इन सब के बारे में सोचो ही मत, सब 0 हो जाएंगे। तो सिर्फ इसका आंसर जो निकल के आएगा वो सीधा सीधा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 तक 1 dx। आप इसको सिंपल निकाल नहीं सकते हो। और क्योंकि ये आपका इवन फंक्शन है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0 से, सॉरी 2 × 0 से π/2 तक, और यहाँ पे 1 dx लिख सकते हो। ठीक है, तो 2 × यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, π/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, आपका पाई आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो सोचो ये प्रॉपर्टीज लगा के आपका कितना आसान हो गई क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ में ना हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है हम उसको खत्म कर रहे हैं। मैं फिर से आपको एक बात समझा दूं यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन बनने की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बनने की कोई फिक्स लिमिट नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन बहुत टाइप के बन सकते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है। पर डेफिनेट इंटीग्रल पे आपके इस तरह क्वेश्चन देखे जाते हैं और प्रॉपर्टीज पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आई होप कि आपको इंटीग्रेट जो आपको ये इंडेफिनेट इंटीग्रेट है, इंटीग्रेशन है, ठीक है, आई होप कि आपको ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ में आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।